पुष्पा पार्ट वन में जैसे शेखावत किलसता हुआ छोटा था, यहाँ पे भी मूवी की शुरुआत उसी इमोशन से होती है जहाँ पे शेखावत प्लान कर रहा होता है कि कैसे वो पुष्पा को जेल के अंदर डाल सकता है। जिसका एक प्लान शेखावत को सूझता है कि वो बहुत सारे लोग जो पुष्पा के लिए लाल चंदन को काटते हैं उनको गिरफ्तार कर ले और उनसे कैसे भी करके कन्फेशन रिकॉर्ड करा ले, जहाँ पे वो कन्फेस कर ले कि वो पुष्पा के लिए काम करते हैं और शेखावत को एक सबूत मिल जाएगा जिसके अंतर्गत वो पुष्पा को गिरफ्तार कर सकता है। अब शेखावत इस प्लान को सक्सेसफुली अंजाम तो दे देता है, जहाँ पे वो काफ़ी सारे लोग जो पुष्पा के लिए लकड़ी काटते हैं उनको रंगे हाथों पकड़ लेता है। इसके बाद वो उनको एक पुलिस चौकी में बंद ज़रूर करता है, पर ये करने से पहले शेखावत उनको 3rd डिग्री टॉर्चर देता है और उनको काफ़ी मारता पीटता भी है। वहीं दूसरी तरफ गांव में एक लड़की की शादी होती है जिसका पति उन्हीं लोगों में से एक होता है जो पुष्पा के लिए लकड़ियां काटते हैं। वो लड़की पुष्पा से रिक्वेस्ट करती है कि कैसे भी करके पुष्पा उस लड़के को छुड़ा के ले आए ताकि उनकी शादी हो सके, और वो उसी पुष्पा के लिए ही काम पे गया हुआ था। जो सुन के पुष्पा बिना कुछ सुने सीधा उस लड़के को जेल से छुड़ाने के लिए निकल पड़ता है। अब यहाँ पे हम एक मास मूवी वाला सीन देखते हैं जहाँ पे अल्लू अर्जुन का स्टाइल और स्वैग हमें देखने मिलता है। अल्लू अर्जुन या पुष्पा का कैरेक्टर इसके बाद गाड़ियों से उतरता है, अपनी टीम के साथ पुलिस स्टेशन में घुसता है और पुलिस इंस्पेक्टर से बात करते हुए ये कहता है कि एक लड़का जो उसके पास बंद है, आज उसकी शादी है और उसको उसे छोड़ना पड़ेगा। अगर तो इंस्पेक्टर उसे छोड़ देता है तो वो इंसान जाके अपनी शादी अटेंड कर पाएगा, जो कि एक अच्छी बात होगी। जिस पे इंस्पेक्टर कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि उन सब के नाम पे एफआईआर हो चुकी है और ऐसा करने पे पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी जा सकती है। जिस पे पुष्पा कहता है कि इस प्रॉब्लम को अभी सॉल्व कर देते हैं, और सल्यूशन के तौर पे वो पुलिस इंस्पेक्टर को एक और आदमी देता है जिसका नाम बी मुर्गदास था, और वो कहता है कि ये बंदा मेरे दूसरे बंदे की जगह पे रहेगा और आपको वो इंसान को छोड़ देना है। जहाँ पे एक इंस्पेक्टर कहता है कि जो अंदर है उसका नाम डी मुर्गदास है और ये बी मुर्गदास है। तो पुष्पा कहता है डी के ऊपर एक और डी लगा के तो बी बनाया जा सकता है और इस तरह से आप इसे छोड़ सकते हैं। मगर तो इंस्पेक्टर इस बात पे अग्री नहीं करता और वो कहता है कि शेखावत बहुत स्ट्रिक्ट हो चुके हैं और अब रूल्स बदल गए हैं। पुष्पा को ये सुन के गुस्सा आ जाता है और पुष्पा धीरे से बोलता है कि अगर रूल्स बदल गए हैं तो जब आपके घर पे शादी थी और मैंने 5 लाख रुपए का डोनेशन किया था तब वो कौन से रूल के अंतर्गत किया था। और ऐसे ही करके वो सारे पुलिस वालों को एक एक करके उनको दी गई रिश्वतों का याद दिलाता है और पूछता है कि ये चीज़ किस रूल के अकॉर्डिंग की गई थी। अब जाहिर सी बात है इन सारी चीज़ों का पुलिस वालों के पास कोई जवाब तो नहीं होता, तो मजबूरी में वो उस इंसान को छोड़ देते हैं। पुष्पा नोटिस करता है कि उसके आदमियों पे मार पीट करने के निशान पड़ गए हैं, जिससे वो ये समझ जाता है कि इन सबको 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया है। पुष्पा इस देख के बहुत गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि आप शेखावत ने सीधा पुष्पा के गिरेबान पे हाथ डाल दिया है और उसको अब कोई बचा नहीं सकता। ये कहने के बाद वो इंस्पेक्टर को बोलता है कि अब वो किसी भी अपने आदमी को जेल में नहीं छोड़ेगा और सबको यहाँ से लेकर के जाएगा। जिस पर पुलिस वाला फिर से डिसएग्री करता है और बोलता है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो पूरे के पूरे पुलिस स्टेशन में जितने भी पुलिस वाले हैं सबकी नौकरी को खतरा होगा और वो ऐसा अलाउ नहीं कर सकते। ये सुनने के बाद पुष्पा कहता है कि अगर अगर बात ऐसी है तो कोई बात नहीं, आप मुझको ये बताइए कि आपके कितने दिन बचे हैं सर्विस में और आपको कितना पेंशन मिलेगा। इस हिसाब से वो पूरी लाइफ का सेटलमेंट करके किसी को तो 35, तो किसी को 40, तो किसी को 50, तो किसी को 60 लाख ऐसे ऐसे करके पैसे बांटता है और सारे लोग खुशी खुशी वो पुलिस स्टेशन छोड़ के चले जाते हैं। और उसके बाद पुष्पा अपने लोगों को लेके वहाँ से सक्सेसफुली निकल जाता है। कुछ देर बाद शेखावत वहाँ पहुँचता है और वहाँ पे शेखावत को कुछ नहीं मिलता, ना तो पुलिस, ना कोई क्रिमिनल, ना कोई कैदी, वहाँ पे कोई नहीं होता और पुलिस स्टेशन एकदम साफ़ होता है। पुष्पा ने एक चीयर्स के तौर पे एक ग्लास में थोड़ी सी रम शेखावत के लिए रखी होती है, जिसको देखकर शेखावत ये समझ जाता है कि पुष्पा यहाँ से सबको लेके चला गया और सारे पुलिस वालों को रिश्वत खिला चुका है। इसके बाद पुष्पा का टाइटल ट्रैक आता है और मूवी का बैंगर म्यूजिक सुन के काफ़ी मज़ा तो आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पुष्पा अपने घर पे किसी तो फंक्शन के लिए रेडी हो रहा है और श्रीवल्ली भी उसकी हेल्प कर रही है। फंक्शन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सीएम जो कि उस स्टेट के हैं वो रिसेंटली ही इलेक्ट हुए हैं और पुष्पा के कॉन्स्टिट्यूएंसी में आ रहे हैं,
या कॉन्स्टिट्यूएंसी की जगह मैं कहना पसंद करूँगा, उसके एरिया में आ रहे हैं और पुष्पा अपने मिनिस्टर के साथ वहाँ पे उनसे मिलने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि पुष्पा भी सिंडिकेट का लीडर है और वो फंड्स रेज करता है गवर्नमेंट के लिए या पॉलिटिकल पार्टी के लिए जो कि पावर में है। घर से निकलते वक्त श्रीवल्ली बोलती है कि प्लीज़ मेरे लिए एक फ़ोटो लेके आना जो तुम सीएम के साथ खिंचवाए हो, ताकि मैं लोगों को दिखा के बोल सकूं कि मेरा पति भी सीएम जैसे बड़े बड़े लोगों के बीच उठता बैठता है। जिस पे पुष्पा मुस्कुराता है और कहता है कि बिल्कुल ऐसा ही होगा। इसके बाद पुष्पा मिनिस्टर के साथ सीएम से मिलने के लिए रवाना हो जाता है। फंक्शन में पहुंचने के बाद थोड़ी देर वेट करने के बाद जब पुष्पा मिनिस्टर के साथ सीएम के पास जाता है और मिनिस्टर सीएम को शॉल पहना के उनके साथ एक फ़ोटो खिंचाते हैं और उसके बाद पुष्पा को इंट्रोड्यूस करते हैं, जहां पे सीएम पुष्पा को देख के मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हाँ मैं इसके बारे में जानता हूँ और इसको तो कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद पुष्पा भी आके सीएम को शॉल पहनाता है और फ़ोटो लेने की रिक्वेस्ट करता है, जहाँ पे सीएम पुष्पा को फ़ोटो लेने से मना कर देते हैं, जो कि एक शॉकिंग मूवमेंट होता है। इसके बाद सीएम बोलते हैं कि ये तो पाँव में पहनने की जूतियां हैं जिनको हम गले से लगा के नहीं रखते, और पुष्पा अगर उसको कुछ बड़ा करना है ज़िंदगी में तो अपनी वाइफ की बातें नहीं सुननी चाहिए और खुद से अपनी रास्ता बनानी चाहिए या खुद अपना दिमाग चलाना चाहिए। ये कहने के बाद सीएम वहाँ से चले जाते हैं और पुष्पा को बाहर भेज देते हैं और मिनिस्टर को रोक लेते हैं उनसे कुछ डिस्कशंस करने के लिए। थोड़ी देर बाद मिनिस्टर भी बाहर आता है, जहाँ पे वो पुष्पा को बैठे हुए देखता है, तो वो उनके बगल में बैठ के पुष्पा से पूछता है कि क्या वो नाराज़ तो नहीं है। पुष्पा कहता है नहीं, वो नाराज़ बिल्कुल नहीं है और वो तो बस ऐसे ही सोच रहा है। वो ये चीज़ समझता है कि एक सीएम को शायद किसी स्मगलर के साथ फ़ोटो खिंचाना उसकी छवि को ख़राब कर सकता है और इसमें कोई बुराई नहीं है कि उन्होंने फ़ोटो लेने से मना कर दिया है। इसके साथ में वो ये भी पूछता है कि अगर तुम सीएम होते तो क्या तुम मेरे साथ फ़ोटो लेते, जिस पे मिनिस्टर कहता है कि हाँ बिल्कुल, अगर मैं सीएम होता तो मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ फ़ोटो खींचता। जिस पे पुष्पा कहता है तो क्यों नहीं बन जाते तुम सीएम। जिस पे मिनिस्टर शॉक हो जाता है और कहता है कि नहीं, ये बहुत बड़ी चीज़ है और मैं ऐसा कुछ कर नहीं सकता। पुष्पा कहता है कि क्या मतलब है तुम ऐसा कुछ कर नहीं सकते, तुम्हारे बगल में पुष्पा खड़ा है और अगर मेरे बगल में पुष्पा खड़ा होता तो मैं तो दुनिया पे राज करता। जहाँ पे मिनिस्टर कहता है कि मैंने यार सोचा ज़रूर था इस बारे में, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी पावर है जो कि अभी मैं हैंडल नहीं कर सकता। इसके साथ में सीएम बनना कोई हलवा तो नहीं है और इसमें काफ़ी पैसा भी लगता है। जिस पर पुष्पा कहता है कि कितना पैसा लगता है, तो थोड़ा सोच के मिनिस्टर जवाब देता है कि 100 करोड़ लगभग मान के चलें। और पुष्पा थोड़ा सोचने के बाद कहता है कि तू 100 करोड़ मांगता है, मैं तेरे को 500 देता हूँ, जा दिल्ली जा। और वो पीएम से मिलने के लिए उसको रिक्वेस्ट करता है। मिनिस्टर उसकी बात मान लेता है और दिल्ली जाने के लिए रेडी हो जाता है। बट जाने से पहले मिनिस्टर एक बार पुष्पा से पूछता है कि उसको सीएम की ऐसी कौन सी बात खराब लगी कि वो तख्ता पलट करने की सोचने लगा है। जहाँ पे पुष्पा कहता है कि वो सब ठीक था जो उसने बोला, पर उसको उसके पर्सनल मैटर में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए थी, या तो उसको पुष्पा की वाइफ के बारे में कोई बात नहीं कहनी चाहिए थी। अब क्योंकि मिनिस्टर को 500 करोड़ रुपए जैसा बड़ा अमाउंट भी देना होता है, तो पुष्पा इंटरनेशनली लोगों से मिलने लगता है कि किसी को तो वो माल महंगे दाम पे बेच पाए ताकि वो बहुत पैसे कमा सके। इसी खोज में वो मालदीव जाता है, जहाँ पे वो एक अरब के बंदे से मिलता है और वो वहाँ पे 2000 टन माल की डील फिक्स करता है, जहाँ पे 1 टन का पुष्पा 2.5 करोड़ रुपए चार्ज कर रहा था। तो टोटल 2000 टन का माल 5000 करोड़ रुपए की डील में तय हो जाता है। यहाँ पे पुष्पा कहता है कि उसको 5000 करोड़ नहीं, बस 4900 करोड़ ही चाहिए और 100 करोड़ वो छोड़ना चाहता है। जहाँ पे उससे उसका ऑपोजिशन में जो डीलर था वो पूछता है ऐसा क्यों है, जहाँ पे पुष्पा कहता है कि क्योंकि उसको वो हेलीकॉप्टर चाहिए जिससे उसका ओपोनेंट, जो उसका ऑपोजिट में जो डीलर था वो आया था, उसी को हेलीकॉप्टर खरीद के पुष्पा वहाँ से चला जाता है। अब ये अल्लू अर्जुन का सिग्नल, या आप कह सकते हो सिग्मा स्टाइल जो है होता है उनका, वो शो हुआ है। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि पुष्पा कैसे सारे लोगों से धीरे धीरे कोऑर्डिनेट करता है और छोटे छोटे अमाउंट्स में
माल मंगा रहा होता है। किसी से 100 टन, किसी से 40, तो किसी से 150, तो किसी से 90, ऐसे करके टोटल 2000 टन माल पुष्पा इकट्ठा करने के लिए काम करना शुरू कर देता है। यहीं पे हम देखते हैं कि कैसे सीनू पंडित और उसकी वाइफ, ये बात उनको उनके गले से उतर नहीं रही होती, और इसी गुस्से में सीनू पंडित की वाइफ शेखावत के पास चली जाती हैं और शेखावत को नामर्द बोलने लगती है। वहीं पे शेखावत, जो किसी लड़की के साथ सेक्स करने के लिए रेडी हो रहा होता है, वो इस कंडीशन में शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वहाँ पे सीनू पंडित की वाइफ शेखावत को बताती है कि पुष्पा कहीं भी किसी दूसरे इंसान को माल उठाने नहीं दे रहा, और हर एक सिंगल लाल चंदन की लकड़ी सिर्फ पुष्पा के पास ही जा रही है, जिसका कहने का ये मतलब है कि पुष्पा कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है और इसके बारे में हम सबको पता होना चाहिए। इसको सुनने के बाद शेखावत के कान पे जू रेंगता है और वो सोचता है कि कहीं ये एक और मौका तो नहीं जिससे वो पुष्पा को नीचे गिरा सकता है, और वो सीनू पंडित के वाइफ से आगे बातें बताने को कहता है। जहाँ पे सीनू पंडित की वाइफ कहती है कि एक इंसान को वो जानती है जो कि पुष्पा के सिंडिकेट का ही मेंबर है, और अगर तो शेखावत उसको पकड़ लेता है और उससे कन्फेस करा लेता है, उसको डरा लेता है, तो ये एक विन विन सिचुएशन हो सकती है, जहाँ पे शेखावत इस बात के लिए रेडी हो जाता है। हम रात को देखते हैं कि जिस बंदे को सीनू पंडित की वाइफ ने शेखावत शेखावत को पकड़ने के लिए भेजा है, शेखावत उसको मिलता है और शेखावत उसका माल सारा जला देता है। पर तो वो उसको डरा नहीं पाता, क्योंकि पुष्पा पे बहुत लोगों का विश्वास इतना अटल हो चुका है कि अब कोई भी पुलिस से डर नहीं रहा होता, जो देख के शेखावत उसको वहीं जान से मार देता है। अब ये बार किसी की जान गई होती है और सिंडिकेट के हर मेंबर की आंखों में डर देखा जा सकता है। सारे पुष्पा के अगेंस्ट हो जाते हैं और कहते हैं कि सीनू पंडित को ही सिंडिकेट चलाने दिया जाए, क्योंकि जब तक सीनू पंडित ने सिंडिकेट चलाया पुलिस किसी को भी मारती तो नहीं थी, जान से तो बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पुष्पा ये सारी चीज़ें नोटिस कर रहा होता है और मिनिस्टर भी ये सारी चीज़ें नोटिस करके सोच रहा होता है कि अगर पुष्पा को सिंडिकेट से हटा देंगे तो वो बड़ा अमाउंट कैसे अरेंज करेंगे जिससे कि मिनिस्टर सीएम बन सकता है। मिनिस्टर कहता है कि वो कैसे भी करके शेखावत और पुष्पा के बीच में चल रही इस लड़ाई को सॉल्व कराएंगे, और इसके लिए मिनिस्टर शेखावत से मिलने जाते हैं। जहाँ शेखावत कहता है कि ऐसा होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पुष्पा ने उसको नंगा किया था, और ये काफ़ी बेइज्जती वाली बात है एक पुलिस इंस्पेक्टर के लिए कि एक क्रिमिनल उसको नंगा कर दे। जहाँ पे मिनिस्टर वो कमरा बंद करते हैं और ख़ुद के सारे कपड़े उतार के बोलते हैं कि नंगा होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर अगर तुमको इतनी ही प्रॉब्लम है तो मुझको बताओ कि ऐसा क्या करूं कि तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाए। जहाँ पे निष्कर्ष के तौर पे ये बात बाहर निकलती है कि अगर तो पुष्पा शेखावत को सॉरी बोल देता है, वो भी पूरे सिंडिकेट के सामने, तो शेखावत सारी बातों को भूल जाने के लिए और आगे एक फ्यूचर की तरफ अपना नया कदम बढ़ाने के लिए रेडी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है जहाँ पे सारे सिंडिकेट के लोग आए हुए हैं। वहाँ पे शेखावत भी है, मिनिस्टर भी है, और सारे पुष्पा का वेट कर रहे हैं कि कभी पुष्पा आएगा और आके सॉरी बोलेगा। हम देखते हैं कि पुष्पा आज भी अपने घर पे है और बेहद शराब के नशे में धुत है। वहाँ पे उसका पुराना पार्टनर पुष्पा से रिक्वेस्ट करता है कि उसको सॉरी बोल देनी चाहिए, क्योंकि इसी में पूरे सिंडिकेट का फ़ायदा है, और सिंडिकेट के फ़ायदे के लिए पुष्पा को ये कदम उठाना पड़ेगा। जहाँ पे पुष्पा उठता है, आधे अधूरे कपड़े पहन के गाड़ी में बैठता है और फंक्शन के लिए, जहाँ पे सारे लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ के लिए रवाना हो जाता है। फंक्शन में जाके जब दोनों एक साथ आमने सामने बैठते हैं, जो कि पुष्पा और शेखावत सर की मैं बात कर रहा हूँ, काफ़ी कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड शो करने के बाद भी पुष्पा शेखावत को सॉरी बोल देता है, और शेखावत चतुराई के साथ इस चीज़ को रिकॉर्ड कर लेता है। अब सॉरी बोलते ही पुष्पा वहाँ से जाने लगता है, और बाकी पूरी पार्टी में मतलब लोग पुष्पा पे हंसने लगते हैं, जहाँ पे शेखावत बार बार वही रिकॉर्डिंग जो सॉरी की होती है वो प्ले कर रहा होता है,
जिससे पुष्पा काफ़ी चिढ़ जाता है। रास्ते में वापस जाते वक्त पुष्पा अपने दोस्त से पूछता है कि क्या वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि पुष्पा सॉरी बोल देगा, जहाँ पे उसका दोस्त बोलता है कि हाँ, वो ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद पुष्पा सॉरी बोल देगा, जो सुन के पुष्पा को और गुस्सा आता है। जहाँ पे पुष्पा कहता है कि तुम लोगों से बेटर तो सीनू पंडित ही है, जिसको ये लगा तो नहीं कि मैं झुकूंगा, पर तुम लोगों ने ये सोच लिया था कि मैं झुक जाऊंगा। ये बोलने के बाद पुष्पा को सडनली ये रियलाइज़ होता है कि पुष्पा की ये ट्रू सेल्फ है नहीं, और ऐसे पुष्पा रिएक्ट नहीं करता, जहाँ पे पुष्पा सबको गाड़ी से बाहर निकाल देता है और गाड़ी रिवर्स लेके वापस से फंक्शन के लिए रवाना हो जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं फंक्शन में शेखावत सर ऑलमोस्ट वहाँ से जा रहे होते हैं और वो गाड़ी में बैठ चुके होते हैं। इतने में सडनली अचानक से पीछे से एक पजेरो से टक्कर पड़ती है और शेखावत सर की गाड़ी सीधा स्विमिंग पूल में जा गिरती है। शेखावत स्विमिंग पूल से निकलता है, ऊपर देखता है और ऊपर देखते से वो देखता है कि पुष्पा कैसे स्विमिंग पूल में पेशाब कर रहा है। शेखावत जो कि अभी अभी एक्सीडेंट हुआ है और वो गाड़ी से बाहर निकलता है, तो वो चीज़ें प्रोसेस नहीं कर पा रहा होता, उसका दिमाग सही से चल नहीं रहा होता, और उसको बाहर निकालते हैं, उसका कोट उसका मफलर वगैरह हटाते हैं, जिसमें थोड़ी देर बाद वो ये रियलाइज़ करता है कि वो पानी में गिर गया था और उसमें पुष्पा ने पेशाब किया, तो टेक्निकली पुष्पा ने उस पर पेशाब किया। ये जैसे ही उसके दिमाग में आता है और वो पागल सा हो जाता है और पुष्पा पे एम करके ऑलमोस्ट गोली चलाने वाला होता है, पर वहाँ पे खड़ा हुआ मॉब उसकी पिस्टल को हवा में कर देते हैं और गोली हवा में चल जाती है। ये देख के पुष्पा भी गुस्सा हो जाता है और पुष्पा भी अपना रिवॉल्वर बाहर निकाल लेता है, जहाँ पे सब लोग काफ़ी टेंशनाइज हो जाते हैं। मगर क्योंकि वहाँ पे काफ़ी लोग मौजूद थे, तो कोई किसी को शूट करने के लिए फ्री छोड़ता नहीं, और ऐसे में दोनों ही लोग जिंदा रहते हैं। मगर शेखावत यहाँ पे पुष्पा को चैलेंज करता है कि वो पुष्पा का सारा माल पकड़ के पुष्पा को मजदूर बनने पे मजदूर कर देगा। मगर तो पुष्पा कहता है कि वो ये चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, और अगर शेखावत एक लकड़ी भी लाल चंदन की पकड़ लेता है तो पुष्पा खुद पूरा सिंडिकेट छोड़ देगा और पूरी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ मजदूरी ही करेगा। अब यहाँ पे पुष्पा भी उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शेखावत कैसे पूरी प्लानिंग के साथ सारे चेक पोस्ट्स पे नाकाबंदी कर रहा होता है, सारे ब्रिजेस को बंद कर दे रहा होता है कि कैसे भी करके कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी सप्लाई अगर स्टेट के अंदर से बाहर हो तो उसका आइडिया शेखावत को मिल जाए। मगर शेखावत को कोई भी ऐसी टिप नहीं मिलती कि जिससे कि कोई भी आइडिया मिले कि पुष्पा अपना माल कैसे स्मगल करने वाला है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शेखावत एक ब्रिज पे बैठा है, जहाँ पे वो अपने हाथ में कोल्ड ड्रिंक की बॉटल लिया हुआ है और वो लोगों से अपडेट ले रहा होता है कि कहीं कोई सस्पेक्टेड या कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो शेखावत को पता होना चाहिए, मगर ऐसी कोई टिप तो मिली नहीं होती। ये सुन के गुस्से में शेखावत हाथ में पकड़ी कोल्ड ड्रिंक की बोतल को ब्रिज से नीचे फेंक देता है और हमें कोल्ड ड्रिंक की कांच की बोतल टूटने की आवाज़ आती है। शेखावत का दिमाग अचानक से क्लिक करता है कि अगर मैं ब्रिज पे हूँ और मैं पानी की बोतल को नीचे या कोल्ड ड्रिंक की बोतल को नीचे फेंकता हूँ तो वो पानी में गिरनी चाहिए, ना कि टूटनी चाहिए। ये चेक करने के लिए कि बोतल कैसे टूटी, वो ब्रिज से नीचे झांकता है और देखता है कि पानी का लेवल बहुत कम है। अचानक से शेखावत का दिमाग घूमता है और शेखावत कहता है कि अगर पानी का लेवल कम है तो कोई ब्रिज से तो आएगा नहीं, जिसका मतलब है वो पानी के रास्ते ही ट्रकों से माल को स्मगल कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद पानी के रास्ते या रिवर को फॉलो करने के बाद हम देखते हैं कि सैकड़ों ट्रक जिनमें लाल चंदन भरा हुआ है वो पानी के रास्ते बाहर निकल रहे हैं, और कैसे पुलिस जैसे ही उनको पीछा करना चालू करती है, जो मेन ड्राइवर होता है पुष्पा का दोस्त, वो पुष्पा को कॉल करके बोलता है कि पुलिस उनके पीछे पड़ गई है। पुष्पा अपने कॉन्टैक्ट्स का यूज़ करता है और पुलिस का रास्ता ब्लॉक कर देता है, या तो हाथियों से या तो बस से, जहाँ पे सिर्फ एक यूनिट ही पानी तक पहुँच पाती है और बाकी सारी यूनिट का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। जैसे ही एक यूनिट पानी में पहुँचती है, पुष्पा डैम के कंट्रोलर को फ़ोन कर देता है, जहाँ से डैम का पानी रिलीज़ कर दिया जाता है और वो पुलिस की गाड़ियाँ पानी में बह जाती हैं। हम आगे देखते हैं कि ट्रक्स तो रोड में आ चुके थे और रोड पे चलते चलते वो अपनी ऑलमोस्ट स्टेट क्रॉस करने वाले थे। शेखावत जो कि पैदल एक शॉटगन लेके भाग रहा होता है, वो भी काफ़ी लाचार महसूस करता है और ये समझ जाता है कि अब वो इस चीज़ को रोक नहीं पाएगा। इतने में शेखावत की नज़र लेफ्ट हैंड की तरफ जाती है, जहाँ पे वो काफ़ी सारे बैलगाड़ियाँ जो कि लकड़ी की बनी होती हैं उनको देखता है, और काफ़ी सारे बैलगाड़ी पे चढ़े हुए लोग स्टेट के अंदर आ रहे होते हैं। वो भाग के उन बैलगाड़ियों को इकट्ठा करके ऐसे लगा देता है ताकि ट्रक्स क्रॉस कर ना पाए, और मजबूरी में ही सही
पर ट्रक ड्राइवर्स को ट्रक छोड़ के कूदना पड़ जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो सारे ट्रक्स वहीं पे या तो गिर गए होते हैं या तो खड़े होते हैं और सारा माल पुलिस जब्त कर लेती है। अब शेखावत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है जहाँ पे वो पूरी प्रेस में ये स्टेटमेंट देता है कि ये सबसे बड़ी स्मगलिंग की पार्क पैकेज है जो कि किसी पुलिस ऑफिसर ने या पुलिस ने गिरफ्त में ली है, और ये एक सीख है आगे आने वाले पुलिस ऑफिसर्स के लिए कि कैसे उनको काम करना चाहिए। अब सीनू पंडित भी वहाँ पे पहुँचता है और वो लकड़ियों को देख के समझ जाता है कि ये लाल चंदन नहीं है। शेखावत जो कि मीडिया कॉन्फ्रेंस में बिजी होता है, वो अंदर आके सीनू पंडित से पूछता है कि क्या वो पूरा श्योर है कि ये लाल चंदन नहीं है, जहाँ पे सीनू पंडित बोलता है कि हाँ ऐसा ही है, अगर वो चाहे तो ये लकड़ियाँ काट के देख सकता है, ये अंदर से नॉर्मल लकड़ियों की तरह ही होंगी और ये एक नॉर्मल लकड़ी है जो कि यहाँ के जंगलों में पाई जाती है, देखने में लाल चंदन की तरह है पर लाल चंदन नहीं है। जहाँ पे शेखावत समझ जाता है कि उसका बहुत बुरा वाला चूतिया कट गया है और अब पुष्पा ने अब तक तो अपनी सारा डिलीवरी या सारा माल पहुंचा ही दिया होगा। जहाँ पे हम देखते हैं कि शेखावत ये चीज़ में कंफ्यूज होता है कि अगर माल पहुंचाया गया तो पहुंचाया कैसे गया। सडनली उसके दिमाग में बात क्लिक होती है कि इतनी सारी बैलगाड़ी इतनी लेट नाइट क्या कर रही थी वहाँ पे, जो कि एक बहुत ही बीहड़ और जंगल का एरिया है। वो तुरंत समझ जाता है कि वो बैलगाड़ियाँ किसी और लकड़ी से नहीं बल्कि लाल चंदन से ही बड़ी थी और उसके नाक के नीचे से पुष्पा ने सारा माल स्मगल कर दिया है। यहाँ पे हम देखते हैं कि शेखावत कैसे बाहर आता है और बाहर आते देखता है कि पुष्पा काफ़ी सारे बैग लेके वापस गांव के अंदर जा रहा है, जहाँ पे वो समझ जाता है कि सारा माल पुष्पा ऑलरेडी पहुँचा चुका है। यहाँ पे हम पुष्पा और शेखावत के बीच में माउथ टू माउथ एक बहुत अच्छा रोस्ट बैटल देखते हैं, जहाँ पे ऑब्वियसली शेखावत एक बार फिर से हार चुका है। मगर शेखावत हार मानने को तो रेडी नहीं है और वो कहता है कि तू कहीं भी माल लेके चला जा, जब तक तेरा माल इंडिया में है मैं हार नहीं मानूंगा और मैं उसको जब्त करके ही रहूँगा। पुष्पा इस चैलेंज को भी एक्सेप्ट करता है और कहता है कि तुम उसका या मेरे माल का कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, और ये कह के वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शेखावत रिटायर्ड या करंट सीएम, जो अभी आप कह सकते हो अभी एट द मोमेंट सीएम ही हैं जिनकी कुर्सी खतरे में है, उनसे मिलने जाता है और कहता है कि अगर तो पुष्पा ने ये डील फाइनल कर ली तो पुष्पा के पास इतने फंड्स आ जाएंगे कि वो बहुत इजीली सीएम को चेंज कर सकता है। जहाँ पे वो ये कहना चाहता है कि सीएम की खुद की कुर्सी भी खतरे में है और सीएम को शेखावत की हेल्प करनी चाहिए। सीएम शेखावत की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं और तमिलनाडु पुलिस को ये बोल देते हैं कि पुष्पा का माल जब्त कर लें। अब पुलिस के साथ जब तक कि शेखावत पोर्ट पे पहुंचता है और तलाशी करता है, उसको कुछ मिलता तो नहीं है। शेखावत का दिमाग बहुत तेज़ होता है और अपनी हासिर दिमागी का इस्तेमाल करके शेखावत पानी के अंदर कूद के एक और बार चेक करना चाहता है कि कहीं अंडर वाटर तो कोई लोचा नहीं। अब जैसे ही वो पानी के नीचे कूदता है वो देखता है बहुत बड़े बड़े जाल में हज़ारों लाखों बैलगाड़ियाँ बंधी हुई हैं जो कि ऊपर बोट से कनेक्टेड हैं। और जैसे ही शेखावत पानी के अंदर कूदता है, कोई तो बोट्स को फ़ौरन निकलने का सिग्नल देता है और बोट्स फ़ौरन वहाँ से निकल जाती हैं। जहाँ पे हम देखते हैं कि बोट्स ऐसी जगह पे पार्क होती हैं कि वहाँ से श्रीलंका का कोस्ट सिर्फ 18 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होता है। और शेखावत को ये बात पता होती है कि उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उन बोट्स को रोकना होगा, वरना वो इंटरनेशनल वाटर्स क्रॉस कर जाएंगे। और ऐसा ही होता है, बोट्स इंटरनेशनल वाटर क्रॉस कर जाते हैं। बीइंग अ फिशिंग बोट उनको कोई कोस्ट गार्ड रोकते नहीं है, पर शेखावत जो कि एक सिविलियन बोट में होता है वो क्रॉस नहीं कर पाता और ऐसे करके पुष्पा सक्सेसफुली अपना माल श्रीलंका से कलेक्ट करके उसको चाइना में स्मगल कर देता है। इसके बाद एज प्रॉमिस्ड पुष्पा के पास अनलिमिटेड फंड्स आ जाते हैं, जिससे वो बहुत आराम से तख्ता पलट कर देता है और इस बार मिनिस्टर को सीएम बना के वो पूरी स्टेट को अपनी जेब में लेके घूमने लगता है। अब हर जगह पुष्पा का ही रूल था, हर जगह पुष्पा का ही राज था। कोई पुष्पा के अगेंस्ट जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था, कोई पुष्पा के अगेंस्ट बोलने की हिम्मत या कुछ भी सोचने की हिम्मत नहीं कर सकता था। यहाँ पे हम देखते हैं कि पुष्पा अपना रीजनल फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है, जहाँ पे वो माँ काली की ब्लेसिंग्स लेने आया होता है। यहीं पे श्रीवल्ली को थोड़ा सा चक्कर आता है, जहाँ पे ये चीज़ डिस्क्लोज होती है कि श्रीवल्ली भी प्रेग्नेंट है और पुष्पा को एक बच्चा होने वाला है। पुष्पा यहाँ पे खुश हो जाता है और देवी माँ को थैंक यू करने के लिए वो काली माँ की तरह खुद को ड्रेस करता है और डांस करने लगता है।
इसी फंक्शन में पुष्पा की भतीजी जो कि उसके फादर की फैमिली में होती है, जहाँ से पुष्पा की इतनी बनती नहीं है, उस लड़की पे कुछ लोग वहाँ पे हाथ डालने की कोशिश करते हैं और पुष्पा ये देख के बहुत गुस्सा करता है और एक बहुत बेहतरीन सा एक्शन सीक्वेंस हम वहाँ पे देखते हैं जहाँ पे पुष्पा सबकी काफ़ी धुलाई करता है। ये एक्शन सीक्वेंस ख़त्म होने के बाद हम देखते हैं कि कैसे पुष्पा का बड़ा भाई जो कि उसके फादर की साइड से था और उसको एक्सेप्ट नहीं किया हुआ था, वो वहाँ पे पहुँचता है और पुष्पा को उल्टा सीधा बोलने लगता है, ये कहते हुए कि तुम अपनी अगर गुंडागर्दी कर चुके हो तो यहाँ पे कुछ लोगों को पूजा कर लेने दो। वहाँ पे आके पुष्पा की भतीजी ये कहती है कि इन्होंने तो मुझे बचाया है और आपको इनसे तमीज़ से बात करनी चाहिए, और वो पुष्पा को चाचा कह के बुलाती है, जिस पे पुष्पा का बड़ा भाई बिल्कुल भी खुश नहीं होता और वहीं पे उसकी भतीजी को झापड़ मार देता है जो कि उसकी खुद की बेटी ही होती है। ये देख के पुष्पा रोने सा लग जाता है और पुष्पा की आंख में आंसू देख के श्रीवल्ली उसके बड़े भाई को बहुत उल्टा सीधा बोलती है और सबको लेके वहाँ से चली जाती है। अब इस पार्ट का स्टोरी में इतना कोई बहुत खास कनेक्शन तो नहीं है, बट क्योंकि ये मूवी का पार्ट था तो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हम देखते हैं वो लोग जिसने पुष्पा की भतीजी को छेड़ा होता है, उनका आधा सर कटा के लोग उनको गधे पे बिठा के उनकी रैली निकालते हैं। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि शेखावत उसी फैक्ट्री में बैठा होता है जहाँ पे उसने लकड़ी लाल चंदन को असली समझ के सारा माल रखा हुआ होता है और 2 दिन में उस लाल चंदन की नीलामी होनी थी, जहाँ पे सबको पता था कि 2 दिन के बाद ये सबको पता चल जाएगा कि ये लाल चंदन असली नहीं है और शेखावत की नौकरी चली जाएगी। शेखावत पूरे लाल चंदन पे या लोकल लाल चंदन पे मिट्टी का तेल डालता है और वहाँ बीच में बैठ के शराब पीने लगता है और पूरे पूरे फैक्ट्री को आग लगा देता है। हम बाहर से वाइड शॉट में देखते हैं कि पूरी फैक्ट्री ब्लास्ट हो जाती है, जिसके साथ शेखावत भी मर जाता है। ऑन दी अदर हैंड पुष्पा अपने घर पे ही होता है जहाँ पे पुष्पा को ये बात पता चलती है कि उसके भतीजे को किडनैप कर लिया गया है और किडनैपिंग की मतलब छोड़ने की रकम जो मांगी गई है वो 5 करोड़ रुपए है। पुष्पा के लिए 5 करोड़ कोई बहुत बड़ी बात नहीं होते और पुष्पा अपनी भतीजी को छुड़ाने के लिए बिना कोई दूसरी चीज़ सोचे निकल पड़ता है। अपने घर से निकल के पुष्पा सीधे उस न्यूज़ चैनल पे जाता है जहाँ पे ये न्यूज़ डायरेक्टली टेलीकास्ट की जा रही होती है और वहाँ पे जाके पुष्पा एक अल्टीमेटम देता है कि अगर 1 घंटे के तो अंदर उसकी भतीजी वापस नहीं आई तो वो सबको ऐसे काटेगा जैसे कसाई खाने पे बकरों को काटा जाता है। अब जाहिर सी बात है पुष्पा की इस चैलेंज को लोग हल्के में लेते हैं और किडनैपर पुष्पा को कॉल करके उसको अपने एड्रेस पे बुला लेता है, ये कहते हुए कि उसको कुछ पैसों की ज़रूरत थी और उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो पुष्पा की भतीजी है, वरना वो उसको कभी टच भी नहीं करता। पुष्पा कहता है कि वो अपना एड्रेस दे और वो पैसे लेकर तुरंत आ रहा है और लड़की को एक भी खरोच आई तो वो उन सबको काट डालेगा। इतनी देर में एड्रेस मिलने के बाद इतनी देर में पुष्पा को मिनिस्टर या जो अब सीएम बन चुके हैं उनका फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि जिस लड़के ने तुम्हारी भतीजी को किडनैप किया है वो कोई और नहीं बल्कि देश के पीएम का भतीजा ही है। और पुष्पा को थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि जब ये उसकी पर्सनल फैमिली है भी नहीं और ये वो फैमिली है जो पुष्पा को कभी एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती थी, तो पुष्पा को इसमें इतना इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है और उसे पीछे हट जाना चाहिए। जहाँ पे पुष्पा कहता है कि क्या मतलब क्या उसने सीएम इसीलिए बनाया था मिनिस्टर को कि मिनिस्टर जाके किसी और के तलवे चाटने लगे, ना कि पुष्पा की हेल्प करे जब वो किसी प्रॉब्लम में हो। और वो बोलता है कि तुम भाड़ में जाओ और तुम्हारा पीएम भी भाड़ में जाए, इस चीज़ को मैं सिंगल हैंडेडली खुद ही संभाल लूँगा। इसके बाद वो अपने चॉपर में बैठता है और सीधे निकल जाता है उस एड्रेस के लिए जो किडनैपर ने दिया होता है। वहाँ पे पहुँचते ही पुष्पा पैसों की बारिश कर देता है और खुद नीचे पहुँच के सीधा शॉटगन किडनैपर के सर पे रख के बोलता है कि कहाँ है वो लड़की। किडनैपर कहता है उस लड़की के सर पे ऑलरेडी गन लगी हुई है तो तुम थोड़ा तमीज से रहो, और उससे गन पुष्पा से गन छीन लेता है। अब क्योंकि पुष्पा की भतीजी उसके पास बंधी हुई होती है तो पुष्पा कुछ कर नहीं पाता और वो पुष्पा को काफ़ी पीटते हैं। इसके बाद वो पुष्पा के हाथ और पैरों को टाई कर देते हैं और पुष्पा के सामने उसकी भतीजी को रेप करने की धमकियां देने लगते हैं और उसके कपड़ों को हटाने की कोशिश करने लगते हैं, जिसको देख के पुष्पा का पारा बहुत चढ़ जाता है और वो बंधे हाथ और बंधे पैर से ही ऑलमोस्ट 5 से 6 लोगों को मार डालता है। इसके बाद वो ट्रिक्स यूज़ करके अपने हाथ और पैर खोल लेता है और इसके बाद हम एक
मैसेकर देखते हैं जहाँ पे अल्लू अर्जुन का कैरेक्टर पुष्पा एक 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 करके सबको बेरहमी से मारता चला जाता है, जैसा कि उसने प्रॉमिस किया था कि वो सबको काट डालेगा। यहाँ पे बात रुकती नहीं और जैसे ही पुष्पा पीएम के भतीजे को मार देता है, वहाँ पे पीएम का भाई आ जाता है जो कि उस लड़के का बाप होता है। बीइंग अपने बेटे को अपने सामने मरता देख के वो बाप बिल्कुल भी खुश नहीं होता और वो एक बार फिर से पुष्पा की भतीजी पे हाथ डालने की कोशिश करता है, जहाँ पे पुष्पा उसकी भी जान ले लेता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम पीएम को अंतिम संस्कार करते देखते हैं अपने भतीजे और अपने भाई का। ऑन दी अदर हैंड हम देखते हैं कि जैसे पुष्पा ने अपनी भतीजी को वापस बचाया, उसके बड़े भैया इस बार पुष्पा के घर खुद आते हैं और उनका दिल पिघल चुका होता है। वो पुष्पा को इनवाइट करते हैं अपनी भतीजी की शादी में विद द फैमिली और पूरी फैमिली को एक करने के लिए पहल करते हैं। जहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पीएम के घर पे जो श्रद्धांजलि हो रही होती है, वहाँ पे सीएम तो होता ही होता है, उसके साथ में जो जॉली रेड्डी पार्ट 1 में जो बच गया रहता है वो भी वहाँ पे मौजूद होता है, सीनू पंडित भी वहाँ पे मौजूद होता है। ऑन दी नेक्स्ट हैंड हम देखते हैं कि पुष्पा अपनी भतीजी की शादी में आ चुका है और सब लोग बहुत खुश हैं। फिर हम देखते हैं कि कैसे पीएम ने किसी से तो अपना एक प्लान रेडी करा रखा है जहाँ पे वो पुष्पा के अगेंस्ट ऑलरेडी काम कर रहा है, मगर तो वो पार्टी डायरेक्टली पीएम से मिलने नहीं आती बल्कि एक बुके भेजती है जिस पे एक स्केलेटन का मार्क बना होता है। यही सेम बुके हम देखते हैं कि पुष्पा जहाँ पे शादी अटेंड कर रहा है वहाँ पे भी आके रखा हुआ है जो कि बीप कर रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कहीं बहुत दूर से कोई डेटोनेटर को ऑन करता है और एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। अब हमें नहीं पता कि कौन किस हालत में सरवाइव किया या नहीं किया, बट उस ब्लास्ट का स्केल काफ़ी लार्ज था। यहाँ पे मूवी एंड हो जाती है और हमें पुष्पा के पार्ट 3 का एक ग्लिम्स मिलता है, जैसे कि पुष्पा 1 में मिला था पुष्पा 2 द रूल, वैसे पुष्पा 2 में मिलता है पुष्पा 3 द रैम्पेज।